हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस। मैं हूं आशुतोष और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको साइंस। चलिए साइंस का रिवीजन करते हैं। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखते हैं इस क्लास में। ये चैप्टर फर्स्ट है, क्लास नाइन्थ है और चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? गैसों के विसरण का एक उदाहरण है। गैसों के विसरण विसरण आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन गैसों के विसरण का उदाहरण है? जैसे पहला है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, दूसरा है स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, और इनमें से कोई नहीं। तो इत्र का सुगंध हवा में फैलना, यही क्या है? विसरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से द्रवों में क्या निश्चित है? द्रवों का क्या निश्चित है? तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये तीन अवस्थाएं होती हैं। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, और गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। तो द्रव में क्या निश्चित होता है? आयतन निश्चित होता है, ठीक है, आकार इसका अनिश्चित होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? अणुओं की ऊर्जा किसमें अधिकतम होगी? तो सिंपल सी बात है, गैसों में अणुओं की ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक होती है, और इस कारण से गैस के अणु एक स्थान पर रुकते नहीं है, वो पूरे बर्तन में क्या होते हैं? फैल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम होता है? सबसे अधिक अंतराणुक बल लगता है। तो देखिए, ठोस के पदार्थ के जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और पास पास होते हैं, और इनका आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन तो निश्चित होता ही होता है, आकार भी इनका निश्चित होता है। आकार निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इनके दो जो अणु हैं वो एक दूसरे को बहुत ही प्रबल अंतराणुक बल से क्या होते हैं? जकड़े रहते हैं। इस कारण से इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। तो ठोसों में यह सबसे अधिक होता है, ठोसों से कम ठोसों में क्या होगा? सबसे अधिक होगा। ठोस से कम द्रव में होगा, और द्रव से कम इसमें होगा, गैस में होगा। जल का क्वथनांक है। क्वथनांक मतलब कि वह ताप जिस पर कोई वस्तु क्या होती है? उबलने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं? जल का क्वथनांक कहते हैं। तो जल का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन तापमान किसके बराबर है? 300 केल्विन तापमान किसके बराबर है? तो बताइए 300 केल्विन तापमान किसके बराबर है? अब देखिए, अगर आपको केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर हम केल्विन में से क्या करें? 273 घटा दें तो हमारा डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और डिग्री सेल्सियस में अगर 273 क्या करें? जोड़ दें तो क्या बदल जाएगा हमारा? डिग्री सेल्सियस केल्विन में। तो 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन में से अगर 273 हम घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास? 27। तो केल्विन में से डिग्री सेल्सियस को बदलना है तो 273 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सातवां क्वेश्चन देखिए, 473 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है कितने केल्विन के? तो हमने कहा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 473 में 273 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 746, यानी कितना केल्विन? 746 केल्विन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इत्र की गंध, इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैलती है? तो अभी पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, किस कारण फैलती है? क्या संगलन के कारण, वाष्पीकरण, द्रवण या विसरण? तो सही जवाब क्या होगा? विसरण के कारण। किसके कारण? विसरण के कारण, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? जल की भौतिक अवस्था 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी? जल ठोस में बदल जाएगा, यानी बर्फ में बदल जाएगा, और बर्फ क्या है? जल की ठोस अवस्था है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइसल्फाइड, या ठोस एल्कोहल? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? क्या आंतरिक बल कहते हैं, अंतराणविक बल कहते हैं, या कर्णाकर्षण बल कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतराणविक बल, यानी अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या है? वाष्पीकरण के लिए आवश्यक उष्मा, वाष्पीकरण करने में प्रयुक्त उष्मा, वाष्पीकरण की क्रिया में मुक्त होने वाली गुप्त उष्मा, क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित उष्मा। तो ये ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। अब देखिए, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको आप लोग नोट से देख लीजिएगा, ठीक है।
तो अब इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2। निम्नलिखित में अशुद्ध है, कौन अशुद्ध है? नाइट्रोजन, हीलियम, वायु या कैल्शियम। तो देखिए नाइट्रोजन एक ही पदार्थ है, ठीक है, हीलियम भी वायु गैसों का मिश्रण है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या, निम्नलिखित में मिश्रण का उदाहरण। मिश्रण कौन होता है? तो मिश्रण में जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या करते हैं, किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, तो जो हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है, ठीक है। तो मिश्रण का उदाहरण क्या है? जल, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, वायु या हाइड्रोजन। तो वायु जो है वो क्या है? मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित में समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कौन से मिश्रण होते हैं? ऐसे मिश्रण जिनके पदार्थ क्या हो, भिन्न भिन्न दिखाई ना पड़े। तो समांगी मिश्रण में सोडा जल का मिश्रण, वायु का मिश्रण, मिट्टी का मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में सोडा और जल का जो मिश्रण है वो क्या होगा? समांगी मिश्रण का उदाहरण है। निम्नलिखित में देखिए, निम्नलिखित में विषमांगी मिश्रण का उदाहरण कौन है? तो चीनी जल, जल, नमक जल या मिट्टी का तेल और जल। तो देखिए मिट्टी का तेल और जल को जब आप मिलाएंगे तो ये क्या होंगे? मिलेंगे नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मिट्टी का तेल और जल। ये कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। देखो चीनी जल मिलाएंगे तो समांगी मिश्रण बन जाएगा, जल भी समांगी मिश्रण आई है, और नमक और जल ये भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अणुओं को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ऐसा मिश्रण जिसके अणुओं को हम अलग अलग देख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। तो मिट्टी का तेल को जल में मिलाओगे तो मिट्टी का तेल अलग दिखेगा, जल अलग दिखेगा, इसलिए कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से विलयन कौन है? दूध, सोडा जल, वायु या साबुन विलयन, ठीक है। तो विलयन कौन है? दूध है या साबुन है या सोडा जल है या वायु है? साबुन का विलयन। जब यहाँ पर साबुन का विलयन ही कह दिया गया तो साबुन का विलयन हो गया। एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालोगे, ठीक है, तो कितना? 40 ग्राम साधारण नमक है किसमें? 320 ग्राम में, ठीक। और गुणे क्या लगाओगे आप? 100, ठीक। अब देखिए 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और 4 8 जा 32, और 8 से काटो तो कितना बचेगा? यहाँ पर देखिए 8 यहाँ हमारा बचा था, 4 2 जा 8 और 25 यानी 12.5%। 12.5% कहीं आ रहा है? ये 12.1% ये नज़दीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। निलंबन क्या है? निलंबन तो मटमैला जल जो है वो निलंबन है। क्यों? क्योंकि देखिए विलायक में जब विलय के कण क्या रहे, बीच बीच में निलंबित रहें, तो इसे क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। तो मटमैला जल जब आप लेंगे तो उसमें मिट्टी के कण क्या होंगे? बीच बीच में ऐसे निलंबित रहेंगे, लटके हुए मान लो आप, ठीक है। तो मटमैला जल क्या है? निलंबन का उदाहरण है। मिट्टी का तेल तथा जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है किस विधि से? ऊर्ध्वपातन विधि से, पृथक्करण कीप द्वारा, प्रभाजी आसवन और क्रोमेटोग्राफी द्वारा। तो पृथक्करण कीप के द्वारा हम मिट्टी के तेल तथा जल को मिश्रित कर सकते हैं। देखिए ऐसे एक कीप होता है, इस तरह से आप मान लीजिए, ठीक है। और इसमें अगर आप मिट्टी के तेल और जल देखें भर देंगे तो मिट्टी के तेल ऊपर आ जाएगा और जल क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर एक टैप लगा होता है, इसको खोल करके हम जल को बाहर निकालेंगे और मिट्टी के तेल हमारा ऊपर बचा रह जाएगा। तो किसके माध्यम से इसको अलग करते हैं? पृथक्करण कीप के द्वारा। धातु, निम्न में से कौन धातु है? तो सोडियम यहाँ आसानी से दिख रहा है आपको। अब देखिए मोस्ट ऑफ द चांस है अगर यम लगा है तो वो क्या होगा? धातु होगा। वह तत्व जो धातु होते हैं वे भी कमरे के ताप पर द्रव है। कौन है भाई? सिलिकॉन, पारा, सोना या कार्बन। तो देखिए धातुएं, सभी धातुएं साधारणतः कमरे के तापमान पर किस अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में। लेकिन पारा यानी मरकरी Hg जो है वो ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। अगला देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया हमारे पास क्या बन जाता है? नया कोई चीज, नया पदार्थ बनता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए जल का बर्फ जब बनता है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जो लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। पौधों में वृद्धि भौतिक परिवर्तन है क्योंकि आकार में परिवर्तन होता है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, इसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन सेकंड वाला जो है लोहे में जंग लगना, ये क्या है? आपका बिल्कुल सही जवाब है। नमक तथा कपूर के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो ये आपको बताया गया होगा किसके? ऊर्ध्वपातन। क्यों? क्योंकि नमक का जो क्वथनांक है वो कपूर के क्वथनांक से बहुत ज्यादा है, तो कपूर जल्दी से वाष्पित हो जाता है और नमक अलग हो जाता है।
दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है किस विधि के द्वारा? अब केंद्रीय यंत्र के द्वारा। ठीक है, क्या होगा? दूध रख करके इसमें ऐसे जैसे मथनी समझ लीजिए, उसको तेजी से नचाते हैं तो दूध से क्रीम क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। पहले वैज्ञानिक के नाम जिन्होंने 1961 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्या रॉबर्ट बॉयल ने या जॉन डाल्टन ने? ठीक है, तो किसने किया था सबसे पहले? रॉबर्ट बायल ने ही सबसे पहले 1661 ईस्वी में तत्व शब्द का प्रयोग किया था। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल ये नहीं करेगा। निलंबन वाले जो खड़ होते हैं वही टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं, दूध नहीं करेगा। कॉपर सल्फेट का विलयन या स्टार्च का विलयन, तो इन दोनों में से कौन हो जाएगा? स्टार्च का विलयन नहीं होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन। तो इस तरह से हमने 2 चैप्टर आज खत्म किए हैं और बाकी के चैप्टर भी हम आने वाले दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए।